स्वागत है आपका अपनी हिंदी प्रीवियस पेपर की सीरीज में। हिंदी प्रीवियस पेपर की सीरीज के साथ साथ बहुत जल्द अब हमारी जीएस और उत्तराखंड की प्रीवियस सीरीज भी शुरू होने वाली है। जैसा कि हमारा जो भी क्वेश्चन होता है हम उसे पूरी डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं, जिससे भविष्य में कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। यदि अभी तक आपने पिछले पेपर नहीं देखे हमारे प्रीवियस पेपर, तो एक बार जाओ और पिछले पेपर सबको कंप्लीट करो। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इस वाले पेपर में अपने नंबर काउंट करते हुए चलना, कितने नंबर बनते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के फूल किसकी महत्वपूर्ण रचना है, ये पूछा गया है। अब देखो, अशोक के फूल पूछी जाए या एक और आती है बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है शीरीष के फूल। तो अशोक के फूल और शीरीष के फूल किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो याद रखना ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना 1907 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। जबकि मृत्यु कब होती है, तो 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म और मृत्यु दोनों उत्तर प्रदेश में। कर्म भूमि पूछी जाए इनकी तो बनारस थी। इससे अलग जो इनकी उपलब्धियां हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है कि याद रखना 1973 में 73 में इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार, इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य पुरस्कार इन्हें किस रचना के लिए दिया गया, तो रचना आती है इनकी आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए महत्वपूर्ण रचना है आलोक पर्व। ये भी हमारे एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखना। उसके बाद 1957 में 1957 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किए गए हैं, तो हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। संबंध कहां से, उत्तर प्रदेश। शीरीष के फूल, अशोक के फूल और आलोक पर्व इनकी वो रचना है जो 20 बार हमारे एग्जामों में पूछी गई है। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखना इनका वास्तविक नाम था बैजनाथ। क्या नाम था, बैजनाथ इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम क्या था, बैजनाथ। और अन्य उपलब्धि तो याद रखना इन्होंने जो हमारे कबीरदास जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को क्या बोला था, तो याद रखना वाणी का डिक्टेटर बोला था। क्या बोला था, वाणी का डिक्टेटर बोला था कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इससे अलग जो आपको याद रखना इनकी अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं एक बार देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीट होती रहती है। देखो महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं जो दी गई है, आपको याद रखना क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद याद रखना बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना आपको अमान दास का पोथा, ए नाम दास का पोथा, ये इनकी रचना आ जाती है। उसके बाद आम फिर बोल गए, आम फिर बोल गए, आम फिर बोल गए। उसके बाद नेक्स्ट साहित्य का नया कदम, साहित्य का नया कदम। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, आपको याद रखना है। इसके बारे में सारी जानकारी है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका वास्तविक नाम क्या था, बैजनाथ इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र मिसल अर्थात फाइल जो होती है फाइल में जारी किया जाता है, ऐसा कौन सा पत्र है हमारा जो हमारा मिसल में जारी किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। उसके बाद पहला देख लेते हैं अर्ध सरकारी पत्र, उसके बाद दूसरा सरकारी पत्र, उसके बाद तीसरा अंतर विभागीय टिप्पणी पत्र और उसके बाद दिया गया हमारा तार पत्र। तो कौन सा पत्र होता है जो हमारा मिसल या फाइल में जारी किया जाता है। पहला तो देख लेते हैं जो हमारा दिया गया अर्ध सरकारी पत्र, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है याद रखना। एक तो एक टंकण विधि में जारी किया जाता है, किस विधि में, टंकण विधि में जारी किया जाने वाला पत्र कौन सा है,
तो बताना हमारा अर्ध सरकारी पत्र है। अन्य जानकारी इसके बारे में कि ये हमारा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। किसमें? उत्तम शैली में लिखा जाता है। उसके बाद इसकी जो हमारी भाषा होती है, इनकी भाषा को छुपा लिया जाता है, अर्थात भाषा होती है गोपनीय। ठीक है, और इसमें व्यक्तिगत बातें की जा सकती है, आपका प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा सरकारी पत्र होता है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं सरकारी पत्र से। यदि हम किसी दूसरे देश भेजते हैं, जैसे विदेश भेजा गया पत्र कैसा होता है, तो बताना सरकारी पत्र होता है। इसकी शैली पूछी जाती है, विदेशी पत्र की शैली क्या होती है, तो बताना इसकी अन्य पुरुष शैली होती है। अन्य पुरुष शैली होती है, जबकि इसकी क्या होती है, अर्ध सरकारी की उत्तम पुरुष होती है। ठीक है, इससे अलग की जो आपको जानकारी याद रखना है कि इस सरकारी पत्र में हम आपका जो बोल देते हैं अपना महोदय, महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद सबसे पहले जो हमारा सरकारी पत्र होता है, इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो बताना इसमें सबसे पहले पत्र संख्या लिखी जाती है और सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है, आपका प्रेषित का नाम लिखा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना सरकारी पत्र के बारे में। अब बात कर लेते हैं ऐसा पत्र जो हमारा मिसल में छपता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। कौन सा होता है? अंतर विभागीय जो होता है हमारा, ये एक मिसल या फाइल में छपता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, जिसे बोलते हैं हम तार पत्र। इसे भेजा जाता है तत्काल कार्यवाही के लिए। जब वो जल्दी हो तो किस पत्र का सहारा लिया जाता है? तार पत्र का लिया जाता है। और तार पत्र जो होता है हमारा किसके माध्यम से भेजा जाता है? तो ये हमारा टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे पत्रों के बारे में, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है और क्या बोला गया है इसमें? विशेषण शब्द का चयन करना हमें। कौन सा शब्द है हमारा विशेषण है? ऑप्शन दिए गए हैं अच्छाई, घनिष्ठता, उसके बाद चालाकी और प्राचीन। कौन सा शब्द है हमारा जो हमारा विशेषण होने वाला है? विशेषण जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। बात कर लेते जो दिया गया है अच्छाई, तो ये जो अच्छाई शब्द है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। जबकि अगर लिखा होता अच्छा तो हमारा अच्छा विशेषण हो जाता, लेकिन लिखा क्या है? अच्छाई। तो अच्छाई तो हमारा भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसके बाद दूसरा दिया गया है घनिष्ठता, जो दिया गया है, तो घनिष्ठता भी हमारा भाववाचक संज्ञा ही है। जबकि होता घनिष्ठ तो क्या हो जाता हमारा? घनिष्ठ हो जाता हमारा विशेषण, जबकि लिखा गया है घनिष्ठता, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद दिया गया है आपका चालाकी, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। जबकि क्वेश्चन होता आपका चालाक, तो हमारा विशेषण हो जाता। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल सही लिखा है। प्राचीन, जो पुराना या नया, सब क्या हमारे विशेषण होते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन होता हो विशेषण और भाववाचक संज्ञाओं को पहचानने में, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो हमारे विशेषण होते हैं ये किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की और सर्वनाम की। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, जैसे यहां पे एक शब्द लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं लड़का। ठीक है, क्या लिख दिया? लड़का। जब आप संज्ञा है ये हमारा, जब आप इसके साथ विशेषण का प्रयोग करोगे तो बोला जाएगा अच्छा लड़का, तो पूरा वाक्य एक शुद्ध बनेगा, अच्छा लड़का, या लड़का कैसा है? अच्छा है। लेकिन यदि आप इसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के साथ जोड़ोगे, जैसे लड़का अच्छाई, तो पूरा वाक्य सही नहीं बनेगा। तो एक पहचान होती है, अगर आप पहचान करना चाहो कि यदि अपनी संज्ञा को आप विशेषण के साथ फिट करके देखो, अगर शुद्ध बोला गया है तो हमारा विशेषण आएगा, और शुद्ध नहीं बोला गया है तो हमारा क्या जाएगा? वो फिर हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखो, ये लिखा है घनिष्ठ, हम लिख देते हैं मित्र, तो होता मित्र होता हमारा घनिष्ठ होता है, जबकि घनिष्ठता मित्र गलत हो जाता है। अब लिखा है चालाक, तो यहां लिख देते हैं लड़का। ठीक है, तो बनेगा कैसा? लड़का है, चालाक है, तो बना। जबकि आप देखो
चालाकी लड़का गलत हो जाएगा वाक्य। उम्मीद करता हूं जो मैं बता रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा, सही है। जबकि जहां दिया गया आपका प्राचीन, आप लिख सकते हो, लिख दो पुस्तक। तो देखो कितना सेट बना। प्राचीन कैसी पुस्तक है हमारी? प्राचीन पुस्तक है। जबकि पुस्तक क्या हमारी? संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण। आप यदि कंफ्यूज हो जाओ, कभी एग्जाम में फंस जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या दिया गया है? 4 में दिया गया है निम्नलिखित में से उपवाक्य का भेद नहीं बताना है। कौन सा उपवाक्य का भेद नहीं होता? उपवाक्य के हमारे 3 भेद होते हैं, एक बाहर का है इसमें चारों ऑप्शन में। कौन सा बाहर का है आपको बताना है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और सर्वनाम उपवाक्य। कौन सा हमारा है जो हमारे उपवाक्य का भेद नहीं होता? तो बताना। संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण भी उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण भी होता। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर्वनाम उपवाक्य नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कई बार इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी अपने पिछले पेपरों में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी तरह का अपना क्वेश्चन बना है। क्या दिया गया है? काली गाय अधिक दूध देती है, इसमें विशेष्य पहचानने हैं। विशेष्य पहचानने हैं। क्या होंगे हमारे विशेष्य? गाय और काली, दूध और अधिक, काली और दूध, और गाय और दूध। क्या होगा हमारा विशेष्य? आपके सामने है, आपको सोल्व करके ये करनी है। क्या होगा हमारा इसका आंसर? तो देखो, विशेष्य जो होते हैं वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। क्या होते हैं विशेष्य शब्द? तो याद रखना, ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए। जैसे देखो लिखा है काली और गाय, तो ये गाय की विशेषता है कि हमारी गाय कैसी है? काली गाय है। तो जब विशेषता बताई गई है गाय की, तो क्या हो जाएगा? गाय, एक तो गाय हो जाएगा हमारा विशेष्य शब्द। तो एक विशेष्य मिला हमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दूसरा दिया गया है। यहां पे दिया गया है काली गाय, और उसके बाद देती है, देखते हैं अपना दूध की विशेषता। कैसा है दूध? तो दूध आएगा हमारा अधिक। तो 2 की विशेषता बताई गई है। एक तो दूध की, कि दूध कैसा आपका? अधिक, और गाय कैसी है? काली। तो दूध और गाय क्या हो जाएंगे हमारे? ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में हो जाएंगे, ये हमारे विशेष्य हो जाएंगे। यदि आप गाय को और हमारा दूध जो दिया गया है इन्हें अलग पढ़ोगे, जैसे अब किसी वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, गाय क्या है तो हम बता देंगे गाय हमारी क्या है? संज्ञा है। और दूध क्या है हमारा? ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। दोनों संज्ञाएं हैं, लेकिन जब कभी भी संज्ञा का प्रयोग हम अपना विशेषता के रूप में करेंगे तो ये हमारी संज्ञा किसका रूप ले लेती है? विशेष्य का रूप ले लेती है। क्योंकि विशेषता जो बताई गई है वो संज्ञा की विशेषता बताई गई है, लेकिन जब विशेषता बताई गई है तो इस संज्ञा ना बनकर विशेष्य बन जाते हैं। जबकि विशेष्य जो होते हैं वो संज्ञा का ही रूप होते हैं। कहीं कहीं या कुछ बच्चे इसी तरह से जानते हैं कि जो हमारे विशेष्य होते हैं वही संज्ञा होते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ वही संज्ञा होते हैं। लेकिन अगर वो अकेले प्रयोग किए गए हैं, जैसा अकेले, तो वो संज्ञा है। लेकिन अगर उनकी विशेषता बता दी जाएगी, जैसा अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं मैं, गाय है और ये काली है। तो अब आप इसे गाय को संज्ञा नहीं बोलोगे, अब तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये हमारा विशेष्य बन जाएगा, ठीक है। जैसे दूध था, दूध क्या आया हमारा? अधिक हो जाएगा। तो अब तो दूध की विशेषता बता दी गई है, तो अब दूध संज्ञा ना बनकर क्या बन जाएगा हमारा? विशेष्य बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। भविष्य में फंस जाओ तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करके जा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिपीट क्वेश्चन है जो हमारा दिया गया है। कौन सा अलंकार पूछा गया? चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद की चंचल किरणें, छह की आवृत्ति है, और किस हमारे अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है? तो याद रखना हमारे अनुप्रास अलंकार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? तो ये हमारे वर्णों की आवृत्ति होती है। हम इसी तरह से पढ़ते हैं और इसी तरह से पढ़ते पढ़ते हम बड़े हो गए अब तक। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, मैं एक चीज लिख देता हूं, वर्णों की आवृत्ति या व्यंजनों की आवृत्ति। क्योंकि देखो वर्ण में क्या होते हैं? आपके स्वर भी आते हैं और हमारे व्यंजन भी आते हैं, ये आपको बिल्कुल पता है। तो अनुप्रास अलंकार की जो मेन परिभाषा होती है
हाँ, वर्णों की आवृत्ति हम पढ़ते तो हैं, लेकिन मेन जो होते हैं हमारे वो व्यंजन होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होती है, व्यंजनों की आवृत्ति होती है, वो सही माना जाता है। यदि स्वरों की आवृत्ति हो जाए तो वो सही नहीं माना जाता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहां व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो। जैसा आप देखोगे यहाँ पर जो च दिए गए हैं ये व्यंजन है, कहीं भी आपको स्वर नहीं मिलेगा। आपको कोई स्वर मिल जाए आप मुझे टैग कर देना कि सर देखो ये स्वर की आवृत्ति है, ये अनुप्रास अलंकार माना गया। ऐसा कोई अलंकार नहीं है जो स्वरों की आवृत्ति हुई होगी और उसे अनुप्रास अलंकार माना गया होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारा अलंकार नहीं बना होगा। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में याद रखना, चारुचंद की चंचल किरणें, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बताना अनुप्रास अलंकार के हमारे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया गया हमारा और पूछा गया है पर्यायवाची से, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अब देखो नहीं लास्ट में लिख देते हैं, इस तरह से आपको पूरा अपना पढ़ना होता है कौन सा हमारा कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा। कामदेव के पर्यायवाची हमारे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले दिया गया रतिपति, उसके बाद कामपाल, कामक और अनग। तो देखो जो हमारे कामदेव के होते हैं रतिपति भी होता है, ठीक है, और रति नाथ भी होता है। उसके बाद लिख देते रति और पति, ये भी होता है। उसके बाद नाम आएगा मदन, मदन के बाद एक और नाम आएगा मनोज, महत्वपूर्ण नाम है जो हमारे पूछे जाते हैं। उसके बाद आता आपका केतन, केतन के बाद आता कामग, ठीक है। उसके बाद आता है कामगा, कामग, कामगा। उसके बाद आता पंच, पंच और सर, पंच सर। रति पति और रतिनाथ दोनों आ गए, कई बार हमने लिख दिया, याद रखना। उसके बाद अपना होता मनसिज, मन सिज। उसके बाद पुष्प धनवा, मनसिज पुष्प धनवा। उसके बाद होता स्मर, ठीक है। फिर होता मीन केतु, मीन केतु। फिर होगा अकेला शब्द होगा मकर। फिर होता है ध्वज, ठीक है, और मकर ध्वज भी होता है, मकर भी होता है, ध्वज भी होता है। उसके बाद होता है आपका कंदर्प, क्या होता है? कंदर्प। उसके बाद आपका अनग होता है, ठीक है। और लास्ट एक नाम और आता है आपका प्रद्युमन, प्रद्युमन होता है, ठीक है। तो ये सब नाम है हमारे किसके? कामदेव जी के। उसके बाद आप देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा। तो देखो रतिपति भी होता है, रतिपति होता है और रतिनाथ भी होता है, कामक भी होता है और कामगा भी होता है, अनग भी होता है, पंचसर ये भी होता है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा कामपाल, ये नहीं होता कामदेव का। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये पूछा गया हमारा बड़माला से। क्या पूछा गया है? व्यय दिया गया है, जो व्यय हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है, और इसमें पूछा गया है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अंतस्थ व्यंजन में पूछा गया है जो होते हैं हमारे ये, रे, ले और बे। इसके बारे में जानकारी पूछिए, ये हमारा क्या होता है। तो पहले तो इसके बारे में याद रखना, ये हमारा एक अर्धस्वर होता है। क्या होता है सर? अर्धस्वर। उसके बाद उच्चारण की बात कर लेते तो होता हमारा दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ होता है। और यही क्वेश्चन पूछा है किसमें दिया गया है? दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। ये बताना है आपको भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो हमारा ऊ है किस प्रकार का स्वर है। क्वेश्चन पूछा गया हमारे स्वरों से। स्वर जो हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर के बारे में जो आपको याद रखना, इनका अन्य नाम क्या है? तो स्वरों को हम संस्कृत में अच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्च कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा पूछा गया वो किस प्रकार का स्वर है। तो देखो आपको याद रखना, दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो पूछा गया है हमारा ये जीभ के आधार पर स्वर, जो कितने होते हैं हमारे? 3। उसके बाद दूसरा पूछा गया मुख के आधार पर, कितने होते हैं हमारे?
4 होते हैं। ठीक है, आप अगर कर चुके हो तो आप बता सकते हो। जो हमारे जीभ के आधार पर होते हैं, पहला होता है अग्रस्वर, मध्यस्वर और पक्षस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पक्षस्वर होते हैं। क्या क्या होते हैं हमारे अग्रस्वर? तो अग्रस्वर में हमारी ई आती है, फिर बड़ी ई आती है, उसके बाद ए और आई आते हैं अग्रस्वर। मध्य में सिर्फ एक आता हमारा ए, बाकी सब हमारे पक्षस्वर में आते हैं। जैसे आपका आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, और यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद ओ और औ ये भी यहीं पर आते हैं। ठीक है, तो पक्ष स्वर में तो एक चीज देख सकते हैं हम, तो पहले तो मान सकते हैं कि हमारा पक्ष है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और बी नहीं होगा। अब हमारा या तो ए होगा या डी होगा। अब बात कर लेते हैं अपना मुख के आधार पर हमारे, तो मुख के आधार पर हमारे स्वर 4 होते हैं, आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से 4 होते हैं। तो पहला आता हमारा विव्रत, विव्रत। उसके बाद आता हमारा अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। उसके बाद होता हमारा अर्ध संव्रत, और लास्ट होता हमारा संव्रत। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन निकाला जाएगा क्या होगा हमारा। ठीक है, ए होगा या डी होगा। अब देख लेते हैं जो हमारे दिए गए हैं ये। तो इसमें जो हमारा विव्रत होता है, इसमें क्या आता है हमारा, सिर्फ आ जाता है। अर्ध विव्रत में ए आता है, आय आता है और औ आ जाता है, ये तीनों होते हैं। अर्ध संव्रत में ए आता है और हमारा ओ आ जाता है, जबकि संव्रत में हमारी छोटी ई भी आती है, बड़ी ई भी आती है, और ऊ भी आता है और औ भी आता है, जो हमारा पूछा गया है। तो ये जो हमारे ऊ दिए गए हैं भैया, ये पूछे गए हैं। एक तो हमारा क्या दिया गया है, पक्षस्वर में आ जाएगा, जो हमारा पूछा गया है जीभ के आधार पर। एक हो जाएगा हमारा मुख के आधार पर, जो हमारा संव्रत हो जाएगा। अब देख लेते हैं पक्ष और संव्रत हमारा जहां दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देख सकते हो, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कुछ इजी क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना, ये भी याद रखना है आपको कि जीभ के आधार पर कितने होते हैं और मुख के आधार पर कितने होते हैं। एक बार वर्णमाला को कंप्लीट करो, कंठस्थ करो, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है। हिंदी बहुत छोटा हमारा टॉपिक होता है, 100% नंबर देता है। अगर 20 आएंगे तो 20 के 20 अपने कंप्लीट हो जाएंगे। संधि से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है इसमें, रीत्या अनुसार, रीति धन अनुसार लिखा, तो बन जाएगा रीत्या अनुसार। इसमें हमारा कौन सी संधि होने वाली है, तो रीति अनुसार, रीत्य अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते, दिया गया है क्या पूछा गया है, उपसर्ग से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ए उपसर्ग से नहीं बना हुआ शब्द है? कौन सा उपसर्ग है जिसमें हमारा ए का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला दिया गया है अत्याचार, तो इसमें तो अति आ जाएगा। अध्यादेश, अधि आ जाएगा। अपवाद में अप आ जाएगा, तो ए तो किसी में ही नहीं आएगा। किसी भी उपसर्ग में हमारा ए नहीं आने वाला है। अब बात कर लेते हैं, जब ए उपसर्ग पूछा है, तो ये ए जो उपसर्ग है हमारा कौन सी भाषा का उपसर्ग है? ए और आ दो ऐसे उपसर्ग होंगे जो आपको बहुत परेशान करेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए उपसर्ग से, तो ये होता हमारा हिंदी का। अगर होता आ उपसर्ग, तो ये हो जाता हमारा संस्कृत का। ए और आ के उपसर्ग जो ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको क्लियर करते हुए चलना है, सही है। जबकि कौन से में दिया गया है, ए उपसर्ग किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से काटना का तत्सम बताना है। काटना शब्द का तत्सम हमारा क्या होगा? पहले दिया गया है कटन, कटित, कर्तन, या इसमें से कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा हमारा इसका आंसर, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। काटने का क्या होता है, कर्तन हमारा तत्सम रूप होता है, जबकि काटना तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है खिड़की जो है हमारा किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज, या जो दिया गया है वर्णसंकर। खिड़की किस प्रकार का हमारा शब्द है? खिड़की के बारे में बताना है आपको। तो खिड़की जो है हमारा कैसा शब्द है? देशज शब्द होता है। कैसा शब्द है? देशज शब्द।
देशज शब्द की परिभाषा याद रखना, कई बार हमारे एग्जाम में पूछी जाती है कि देशज शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो बताना ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, उत्पत्ति का पता ना चले, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द होते हैं जैसे हमारे एक शब्द लिख देते हैं महत्वपूर्ण जो आते रहते हैं, जैसे हम बोल देते हैं तेंदुआ, जो हम बोलते हैं तेंदुआ हमारा देशज शब्द है। उसके बाद बोल देते हैं हम चिड़िया, ये कहीं कहीं आपको विदेशी भाषा मिल जाता पर देशज ही होता है। उसके बाद बोलते हैं अंटा, कौन सी भाषा का, देशज। उसके बाद बोलते हैं ठेठ, जो बोलते हैं ठेठ गवार बिल्कुल। नेक्स्ट कटोरा, जो हमारी कटोरी होती है उसका बड़ा भाई होता है कटोरा। उसके बाद होता है आपका जो दिया गया है आपका खिड़की, खिड़की भी कैसा शब्द है हमारा, देशज शब्द। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है हमारा आता है जूता, जूते मोजे वाला जूता। उसके बाद नेक्स्ट जो हाथ की होती है कलाई, कलाई हाथ की कलाई। उसके बाद नेक्स्ट खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी। तो ये कैसे शब्द है हमारे सब, तो आपको हमेशा याद रखना। और बता देता हूं आपका लोटा भी आता है, महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा जाता है क्या नाम है, तो आपको याद रखना है एक शब्द आता है हमारा लोटा, और लोटा के साथ डिबिया, लोटा डिबिया। कैसे शब्द है, सब हमारे देशज शब्द हैं, आपको याद रखना है लोटा डिबिया, ठीक है। कटोरा, खिचड़ी, ठेठ, उसके बाद अंटा, कलाई, जूता, चिड़िया, तेंदुआ, खिड़की, और खिड़की पूछा गया है। यही वो क्वेश्चन है भैया जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, बस एक बार व्यवस्थित रूप से करने की देर है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो आपका बहुत ज्यादा टफ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, जो दिया गया है देशज शब्द, इसकी परिभाषा भैया याद रखना, परिभाषा पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, नहीं है पूछा है। पैगंबर जी दिए गए हैं, उसके बाद बेगम, उसके बाद चेचक, उसके बाद बारूद। कौन सा शब्द है जो हमारा तुर्की भाषा का नहीं होता। पहले तो आपको एक चीज याद रखना है, ये जो खुद तुर्की है ना, ये खुद तुर्की, ये खुद अपना उधार की जिंदगी जी रहा है। पूछा जाता है तुर्की कौन सी भाषा का शब्द है, तो बताना तुर्की एक अरबी भाषा का शब्द है। तुर्की खुद किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा की। अब बात कर लेते हैं जो हमारे तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द है, जैसा आता है बेगम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद आता अखबार, ठीक है, अखबार नहीं आता, बेगम ही आता है। उसके बाद आता आपका उर्दू, उर्दू हमारा किस भाषा का शब्द है, तो बताना उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद आते हैं हमारे दरोगा जी, ठीक है, और दरोगा के बाद आता मुगल, मुगल के पास क्या है, बेगम, बेगम और बीबी दोनों आ जाएंगी, तो बेगम भी है और बीबी भी है। कहानी की तरह याद करते हुए चलना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, और बेगम बीबी के पास क्या था, तमंचा, सही है। उसके बाद जब तमंचा होगा तो आपका तोप भी होगी, और जब तोप होगा तो अपना चाकू भी रखेंगे ये, तो इनके पास चाकू भी है। और ये सब क्या है हमारे, तो ये सब हमारे बारूद हैं, ठीक है। टोटल देखो अब बेगम के पास क्या क्या चीजें हैं, तो याद रखना तमंचा, तोप, चाकू और बारूद है। उसके बाद फिर ये पकड़ी गई, क्या बना दी इनकी, तो हो जाएगा आपका लाश। उसके बाद अमिताभ बच्चन भी यही आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, कुली, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एक बीमारी आ जाएगी चेचक। उसके बाद लड़का आ जाएगा इनका लफंगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द हैं जो हमारे सब किस भाषा के हैं, तुर्की के हैं। तो कौन सा नहीं है अब आपको पता चल गया होगा कौन सा नहीं है, तो याद रखना जो हमारा पैगंबर है ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। जब पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है तो किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है एक तो पैगंबर, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नमाज, अब देखो पैगंबर आ गए और नमाज, और नमाज के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है रोजा। पैगंबर, नमाज और रोजा बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। ये हमारे कौन सी भाषा के हैं, तो बताना ये हमारे फारसी भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है, फारसी भाषा के शब्द है। जबकि ये जो लिखे हुए हैं सब ये हमारे तुर्की भाषा के शब्द है। तुर्की फारसी भाषा के शब्द हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो क्या दे दिया हमारा, कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 15वां।
15 क्वेश्चन आपके सामने है और क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बताना, भाववाचक संज्ञा को हम अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं, अर्थात जो संज्ञा हमें दिखाई ना दे। अमीर गरीब, समूह मिठास, जवानी खटास, पुस्तक गंगा, रसीला कड़वाहट, बुढ़ापा उन्नति, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। ठीक है, तो कौन सा आंसर बना हमारा भाववाचक संज्ञा में, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्या दिया गया है इसमें, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा में कोई कौन सा सर्वनाम है। आसान क्वेश्चन है, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद कर सके या करता हो, उसमें कोई कैसा सर्वनाम है। तो कोई है, हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता, तो क्या बन जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या बन जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया विशेषण से, और क्या पूछा गया है, परिमाणवाचक, कैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होगा, तो अव्यय से पूछा गया है। परिमाण बताना है, परिमाण में क्या होता है, जिसमें वजन मात्रा नापतोल हो। वजन मात्रा नापतोल परिमाणवाचक कहलाता है। क्षण भर, निसंदेह, उसके बाद अन्यत्र, उसके बाद अत्यंत, कौन सा होगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो याद रखना जो दिया गया है अत्यंत, क्या बन जाएगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। उसके बाद देखते हैं 18 क्वेश्चन, अविकारी शब्द पूछा गया है, कौन सा हमारा अविकारी शब्द होगा, क्या होगा हमारा अविकारी। तो याद रखना जो हमारी संज्ञा होती है ये हमारी विकारी होती है। संज्ञा क्या है, विकारी होती है। पर जो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है हमारी, ये होती है अविकारी। व्यक्तिवाचक संज्ञा अविकारी होती है, जबकि संज्ञा पूछी जाए तो विकारी होती है। उसका सर्वनाम, सर्वनाम भी हमारे विकारी होते हैं, याद रखना। उसके बाद जो अव्यय होते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा, अव्यय हमारे अविकारी होते हैं। अव्यय के साथ साथ और जो आपको याद रखना कारक, अगर अव्यय के स्थान पर कारक लिख देते तो कारक आंसर हो जाता, कारक भी हमारे अविकारी होते हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण, ये भी क्या होते हैं हमारे अविकारी होते हैं। आप एक चीज देखना, अव्यय, कारक, क्रिया विशेषण, और उसके बाद निपात, निपात भी क्या होते हैं हमारे अविकारी शब्द होते हैं। इससे अलग जो आपको याद रखना है हमारे उपसर्ग और प्रत्यय, वो भी क्या होते हैं अविकारी होते हैं, जबकि विशेषण भी क्या बन जाएगा हमारा विकारी बन जाएगा। ठीक है, लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें समय परिवर्तन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी विकारी या विकारी पूछे जाएंगे, ये जो मैंने आप यहाँ पे लिखे इन्हीं के आसपास से क्वेश्चन घुमाए जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, और क्या पूछा गया है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताना, क्या होगा। वाक्यांश क्वेश्चन पूछा गया है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं। पहले दिया गया है अबीरा, उसके बाद अबला। अबला तो वो होती है जो लाचार हो और जिसमें बल ना हो, बोलते हैं अबला नारी, तो अबला नहीं होगा। उसके बाद क्या दिया गया है, ऐसा है, ऐसा है भी नहीं होगा। उसके बाद अकेल्या, ये भी नहीं होगा। तो याद रखना जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अबीरा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द। क्वेश्चन पूछा गया हमारे लिंग से। लिंग की पहचान होती है हमारी संज्ञा शब्द से। ठीक है, हिंदी में पूछे जाए कितने होते हैं तो बताना 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और पूछे जाए संस्कृत में कितने होते हैं तो बताना संस्कृत में हमारे कितने होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए गिव अवे क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ। कौन सा शब्द है जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, दिया गया किन्नर, अहिंसा, उसके बाद अंतरी, उसके बाद अपरिग्रह, कौन सा आंसर होगा हमारा, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। वीडियो पसंद आई तो मिलते एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।